सभी सखियों को और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। स्वागत करते हैं सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। और आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और गर्मियों का बहुत चिलचिलाती गर्मी है बाहर, तो अपना खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। ध्यान भी रख रहे होंगे। वही दीपा जी, ऐसा है ना कि हर जो मौसम होता है उसका एक अपना ही मजा होता है। तो ये भाई बात तो है। कड़कड़ाती ठंडी हो या चिलचिलाती गर्मी से भरी दोपहर हो, सबका आनंद लेना चाहिए। आनंद भी लेना चाहिए, लेकिन साथ में अपना ख्याल भी रखना चाहिए। तो बताइए आज क्या क्या है हमारे पिटारे में? हमारे पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं। देखो, आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या महत्व है आज के दिन का। और रोजगार अगर जो हमारी सखियां और हमारी बहनें शुरू करना चाहती हैं तो उसके पहले क्या क्या तैयारी कर ले, वो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही वीरांगना राजकुमारी गुप्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोताओं संग सखियों संग बांटेंगे और बनाएंगे कुछ चटपटी और मीठी खट्टी मीठी व्यंजन विधियां। हाँ बिल्कुल। उसके पहले क्या करोगी? उसके पहले शुरुआत थोड़ी तरंगों के साथ हो और गाने के साथ हो तो कैसा रहेगा? चलो सुनते हैं।
बजने लगी, साज बजने लगे, आंचल में खनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। भाई दीपा जी, कौन आया ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, हम आए हैं सखी सहेली कार्यक्रम में बिल्कुल अपनी सखियों से मिलने, श्रोताओं से मिलने और बहुत सारी बातें करने। अच्छा, आज हम जिस वीरांगना की बात करने जा रहे हैं, उन्होंने देश प्रेम के समक्ष अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन का एक तरह से समर्पण कर दिया। जी, स्वतंत्रता सेनानी ऐसी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड, उसमें उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आप हैं राजकुमारी गुप्ता जी। और वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बांदा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। आकांक्षा, नाम मिला राजकुमारी। जैसे कि समय की उस वक्त जो समय की धारा थी, तो सिर्फ 13 साल की थी राजकुमारी जब उनकी शादी मदन मोहन गुप्ता से कर दी गई। उनके पति उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और आजादी की लड़ाई में काफी सक्रिय भी थे। बिल्कुल, और उन्हें देखते हुए राजकुमारी भी पति के कामों में उनसे जुड़ गईं और दोनों को गांधी जी के आदर्शों ने बेहद प्रभावित किया। वे दोनों उनके आंदोलनों से जुड़ गए। जैसे जैसे वे आंदोलनों में भाग लेती चली गईं, उन्हें अंग्रेजों का अत्याचार अमानवीय लगने लगा और ये भी वे महसूस करने लगी कि केवल अहिंसा के मार्ग पर चलते रहने से हम स्वतंत्र नहीं हो सकेंगे। हमें अंग्रेजों को हथियारों की ताकत से भी हमारी जो ताकत है उससे परिचय करवाना होगा। जी, उन्हें ये लगने लग गया था, मतलब उन्हें विश्वास जैसे जब उन्हें हुआ कि ऐसा होना चाहिए, तो वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के समूह से जुड़ गई। राजकुमारी उनकी जो चंद्रशेखर आजाद की जो समूह था, उनकी गुप्त सूचनाएं और उनकी जो वस्तुएं होती, शस्त्र वगैरह होते, वो दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का काम करने लगी। बिल्कुल, इतना अहम कार्य वे कर रही थी, लेकिन इन कामों की खबर उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों को बिल्कुल भी नहीं होने दी। इस तरह से वे चंद्रशेखर आजाद के और उनके समूह के कई सारे जरूरी कामों को अंजाम देती रहीं। और इन्हीं सब के बीच वो दिन आया इतिहास का जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। साल था 1925 और दिन 9 अगस्त। लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन लूटकांड तय किया गया। इस लूट में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी शामिल थे और काम था क्रांतिकारियों का सरकारी धन को, जो खजाना था सरकारी, उसे लूटना। और इस मिशन को सफल बनाने में राजकुमारी गुप्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे की थी? वो ऐसे की थी कि इस डकैती में शामिल क्रांतिकारियों को पिस्तौल, बंदूक जैसे शस्त्रों को देने का काम राजकुमारी गुप्ता ने ही किया था। और उनकी वजह से ही इस काम को अंजाम मिल सका। आपके इस साहसपूर्ण काम के बाद आपके घर वालों को पता चला कि वे देश के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं। वे कहा करती थी, हम ऊपर से गांधीवादी हैं और अंदर से क्रांतिकारी हैं। सरकार विरोधी कई कामों के कारण वे कई बार जेल भी गई। देश की आज़ादी के संघर्ष में महिलाओं को दोहरा संघर्ष झेलना पड़ा है। अगर हम इतिहास देखें तो एक तरफ राजकुमारी गुप्ता देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी कामों के कारण वे अपने ही घर से, परिवार से दूर कर दी गईं। क्रांतिकारियों की सहायता के लिए गिरफ्तार भी हुई और ससुराल वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। घर वालों ने अखबार में संदेश छपवाया कि राजकुमारी से हमारे परिवार का कोई भी नाता नहीं है। आकांक्षा, उनके लिए वो समय निश्चित ही बहुत पीड़ादायी रहा होगा। राजकुमारी गुप्ता जितना बहादुर होना आसान नहीं है ना? बिल्कुल। और वे संपूर्ण जीवन सामाजिक बंधन, उनके रवैये और उनके परिवार के भीतर के विरोध से जूझती रहीं और देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को उन्होंने समर्पित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी जो भावनाएं थी उनको कविता के रूप में भी लिखा है। उनकी जो कविता है, तिरंगा है झंडा हमारा, बीच चरखा चमकता सितारा, शान है ये इज्जत हमारी, सिर झुकाती है हिंद सारी, चाहे सब कुछ खुशी से छोड़ना, वीरों ना झंडा झुकाना, गोलियों की झड़ी अब लग गई थी, नींव आज़ादी की पड़ी थी।
ऐसी वीर योद्धा को हम सबकी ओर से नमन है। माझी रे हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार। चाहे चारों तरफ अंधकार हो, चाहे आगे तेरे मंझधार हो, ले तू धीरज से काम हो तेरा रखवाला राम, वही नैया लगाएगा पार, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, ये अंधेरे तेरे मिट जाएंगे, कारे बादल सभी हट जाएंगे, रात बीतेगी घोर तेरी चमकेगी भोर, नहीं जाएगी खाली पुकार, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, माझी रे हिम्मत ना हार, काम कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो या युग कोई भी हो, आकांक्षा, हिम्मत ना हार के आगे बढ़ना हर समय में, हर व्यक्तित्व, कितने व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं। बिल्कुल। और दीपा जी देखिए ना, आज हम जिस युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं, एक तरह से देखा जाए कि टेक्नोलॉजी का युग है, पूरी तरह से तकनीकी का युग है। बिल्कुल। सुबह से देखिए ना, आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा सखी सहेली का परिवार बाहर बैठा है, लेकिन हम सब इस वक्त साथ हैं और जुड़े हुए हैं एक दूसरे से तकनीकी के माध्यम से ही। तो ये जो युग है, हम हर तरफ, अपने चारों तरफ, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने तक, टेक्नोलॉजी से हम अपने आप को घेरा पाते हैं, और इतना कि हमें पता भी नहीं चलता कि मतलब जो काम है हमारे, वो इतनी आसानी से होते जा रहे हैं। हर आवश्यकता को पूरा करने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का साथ रहा है। जी बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो या दूरसंचार हो या शिक्षा हो, व्यापार हो, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो मौजूद है। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और अपनाने के लिए हर साल 11 मई को
यानी आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। और इस दिन का हमारे देश की तकनीकी क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो क्या है कि आज के दिन पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। इस परीक्षण में 5 अलग-अलग परमाणु बम विस्फोट हुए थे, उनकी श्रृंखला हुई थी, जिसे 11 मई 1998 को पोखरण टेस्ट रेंज में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। इस परीक्षण को पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति, ये 2 नाम भी दिए गए थे जी। और ये द्वितीय इसलिए कहा गया क्योंकि पहला परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध के नाम के कोड के साथ 1974 में किया गया था। और फिर 11 मई 1998 को दूसरा सफल परीक्षण किया गया और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्ण विभक्त परमाणु राज्य के रूप में भारत की घोषणा की थी। इस तरह हमारे देश को दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति वाला देश बनने की उपलब्धि मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही के दिन भारत का प्रमुख स्वदेशी विमान जिसका नाम है हंसा 3, इसको बेंगलुरु से उड़ाया गया था। ये एक 2 सीटों वाला हल्का विमान है जिसका इस्तेमाल खेल या पायलट प्रशिक्षण, साथ ही साथ हवाई फोटोग्राफी और निगरानी या पर्यावरण की निगरानी, इन संबंधी कार्यों में उपयोग में लाया जाता है इसको जी। और इसके अलावा इसी वर्ष एक और बड़ी उपलब्धि हुई थी, वो ये कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, इनने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। सतह से हवा में वार करने वाली ये जो त्रिशूल मिसाइल है, शीघ्र प्रतिक्रिया देने वाली एक लघु सीमा मिसाइल है। बिल्कुल। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना दीपा जी कि दिन हो या रात, ये जो तकनीकी है इसने हमें कहीं ना कहीं जो पूरी मानव जाति है उसको एक एक कदम आगे बढ़ने में सहायता की है। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी जी हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। पतंग उड़ू तेरे संग संग हो तुम्हें फूल तुम्हें रंग रहूं तेरे संग संग हो रंग डालो इस रंग में हमारा अंग, रंग डालो इस रंग में हमारा अंग। ये तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। लेके आऊं मैं बारात, थामूं मेहंदी वाले हाथ हो ये तुम्हारी मर्जी, हमारी मर्जी, तुम्हारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी। एक बंगला हो प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा हो न्यारा हो जिसके अंगना में आके भूल जाऊं जग सारा।
साथ ये हमारी मर्जी। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ ये हमारी मर्जी। साथ बस इसी तरह बनता रहे और सकारात्मक साथ रहे, है ना बिल्कुल। आकांक्षा? अब हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने उनके द्वारा प्राप्त इन अपार उपलब्धियों को मनाने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस रूप में घोषित किया गया। इस विशेष दिन को मनाने के लिए तकनीकी संस्थानों में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किया जाता है, जैसे क्विज हो गया, व्याख्यान, प्रस्तुतियां, इंटरैक्टिव सत्र होते हैं, वैज्ञानिक आधार की प्रतियोगिताएं भी होती है और भारत के राष्ट्रपति विज्ञान के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और कंपनियों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रस्तुत करते हैं। इस दिन की विशेषताएं और विज्ञान साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के महत्व को समझते हुए हमें भी चाहिए कि अपने स्तर पे हम भी कुछ करें। जैसे बच्चों को माता-पिता उनकी रुचि के साथ-साथ भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में भी बताएं, जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिससे वे जानें कि चुनौतियों के बावजूद देश में विज्ञान किस तरह आगे बढ़ा। बिल्कुल। इस तरह विज्ञान के प्रति उत्साह पैदा होता है और जो बच्चे हैं, कहते हैं कि यही बच्चे आगे चल के भारत का भविष्य है, देश का भविष्य है। तो क्यों ना उन्हें अभी से तैयार किया जाए। और खोज और आविष्कारों की जानकारियों के लिए अगर हम बताते रहेंगे तो बच्चे एक तरह से उत्साह दिखाएंगे, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, और हो सकता है कि आगे चलकर इसी में वो अपना करियर भी चुन सकते हैं। बिल्कुल। और अगर विज्ञान मेले लगते हैं या आपको पता चलता है कि आसपास इस तरह का कोई मेला लगा है, तो वहां अवश्य जाएं। नए-नए एक्सपेरिमेंट्स जब आंखों के सामने देखने को मिलते हैं तो बच्चे ही क्या, बड़ों को भी उत्साह बढ़ जाता है ना आकांक्षा? सही कह रही हैं। वैज्ञानिक खोजों पर कई किताबें उपलब्ध हैं जिसमें समझाया जाता है कि क्यों और कैसे हुआ। इस तरह ज्ञान के साथ-साथ रचनात्मकता भी बढ़ती है बच्चों में। टेक्नोलॉजी का सही और सकारात्मक उपयोग के लिए हमेशा प्रोत्साहित हमें भी रहना चाहिए और दूसरों को भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है उसे हम सही ढंग से करें जी, तो बेहतर होगा। हमारे देश में लाखों लोग आज तकनीक की समझ रखते हैं और इसी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। साथ ही जैसे टैबलेट है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर के लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जा रहा है। बिल्कुल। और आज पूरी दुनिया तकनीकी समाधान और सफलता के लिए हमारे देश की ओर देखती है। देखो ना, इसका उदाहरण है चंद्रयान 1, जो अति आधुनिक कम लागत वाली तकनीक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आकांक्षा, विज्ञान के साथ देखो कदम से कदम मिलाकर अगर हम चलते हैं तो वो प्रगति है और प्रगति के साथ हम एक सुंदर संसार बना सकते हैं। कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। मंजिलें प्यार की, मंजिलें फिर प्यार की आएंगी चलते चलते। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। अब तो बाहें प्यार की, अब तो बाहें प्यार की। अब हमें ये जहां, अब हमें तो ये
चलो, दो कदम हम भी चले। मेरी जो भी सोच थी उसका ही तुम रूप हो, उसका ही तुम रूप हो। मैं हूँ नदिया तुम घटा, मैं छाया तुम धूप हो, मैं छाया तुम धूप हो। प्यार ये प्यार अब ये हो जवां, आँखों में पलते पलते। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। शाम को रोको तो कुछ बात हो, रोको तो कुछ बात हो। जानते जाएंगे, जानते हम जाएंगे, शाम के ढलते ढलते। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। दीपा जी, चल तो रहे हैं हम अपने श्रोताओं के साथ, सखियों के साथ, लेकिन चलते चलते अगर थक जाएं तो एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। हम फिर हाजिर हैं और हम बात करना चाह रहे हैं अब रोजगार, स्वरोजगार के बारे में। अब भाई दीपा जी देखिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐसा हुआ कि कई दुकानों और व्यापार में ये देखा गया कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। घर संभालती हैं, साथ ही साथ अगर दुकान है तो उस पर भी बैठती हैं, या व्यापार है तो उसमें भी वो अपनी रुचि दिखा रही हैं। और कहीं कहीं तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन्हें घर का काम जो है, घर का और काम का पूरा भार उनके कंधों पर है। साथ ही कई बहनें अब खुद का व्यवसाय भी शुरू करना चाहती हैं, लेकिन कई चीजें हैं जैसे आर्थिक नुकसान या डर की वजह से तो अपने कदम पीछे खींच ले रहे हैं और उसे अपनी क्षमता से बाहर मानकर कई बार ऐसा भी होता है कि मन बदल जाता है कि नहीं, ये नहीं करना है। देखो आकांक्षा, बात बहुत सही है, लेकिन हमारी सखियों ने भी हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे अपने संदेश लिख भेजे हैं। हमारे एक सखी कहती है कि स्वरोजगार से हमको स्वतंत्रता मिलती है, अपने बॉस हम खुद होते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। किसी भी रोजगार को शुरू करने के लिए एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। छोटा हो या बड़ा, कोई भी बिजनेस आप अकेले शुरू
नहीं कर सकते हैं। कोई भी रोजगार शुरू करने से पहले आपको मार्केटिंग का हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप खुद का रोजगार करने की सोचें तो मार्केटिंग रिसर्च ज़रूर करें। बिल्कुल, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारी श्रोता एक सखी का कहना है कि स्वरोज़गार करना अधिकतर लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ ही कर पाते हैं। इसको करने से पहले ये जोश होना चाहिए कि हाँ, ये करना है। फिर उसके विषय में सारी छोटी से छोटी जानकारियाँ अवलोकित करनी चाहिए। कितना समय है आपके पास, कितनी लागत लगा सकते हैं या कितनी जगह है, उस काम में आप स्वयं कितने दक्ष हैं। फिर उतार-चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तत्पर रहना होगा। हमने तो कभी भी कोई स्वरोज़गार नहीं किया, लेकिन अपने आस-पास बहुतों के अनुभव से इन्होंने कई चीज़ें जानी हैं। तो उनके अनुभव बेशक काम आएँगे और इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। एक और संदेश यहाँ पर आया है आकांक्षा, ये लिखती हैं कि आज देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सबको नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए कई युवा अपना स्वयं का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। हालाँकि सरकार ने शिक्षित लेकिन बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसरों को बहुत बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है और योजना भी शुरू की है। आप चाहे तो इस योजना के अंतर्गत भी रोजगार कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है और अपने रुचि के अनुसार बिजनेस का चयन कर सकते हैं। दीपा जी, ये मतलब जाहिर सी बात है कि हम कुछ भी नया करने जाएं अगर, तो एक डर तो मन में होता ही है और नई शुरुआत करना कुछ हद तक कठिन क्योंकि होता वो है। एक अनदेखा सा रास्ता होता है ना, हमें पता बिल्कुल। नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन व्यवसाय की शुरुआती तैयारी अगर अच्छे से कर ली जाए, जैसे जांच पड़ताल लें या जानकारियां तलाश लें, क्या काम करना चाहते हैं, इस पर विचार करें तो जो शुभारंभ है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। शुभारंभ देखो करना है, लेकिन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जैसे हर व्यवसाय में ये आवश्यक नहीं है आकांक्षा कि बड़ी-बड़ी मशीनें चाहिए या बहुत सारे कर्मचारी होना चाहिए, यानी कि टीम होना चाहिए, बड़ी जगह चाहिए या बड़ी लागत हमें लगानी पड़ेगी। ज़रूरत है तो कौशल, दिलचस्पी और शुरुआत की। बिल्कुल, जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं तो छोटे से ही शुरुआत की जाती है। सीधे जाकर हम 10वीं पायदान पर नहीं पहुंच जाते। बिल्कुल। पहले तो नीचे से ही शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले अपनी दिलचस्पी जानें। बेशक हम कोई भी काम करें वो तभी बेहतर ढंग से कर सकते हैं कि जब उसमें हमारी रुचि होगी। बिल्कुल सही मान कहा। लीजिए कि मिट्टी के बर्तनों को रंगने और सजाने का शौक है हमें, या टेराकोटा ज्वेलरी बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस काम को मन लगाकर तभी करेंगे जब आपको उसमें रुचि होगी। जी। और साथ ही साथ व्यावसायिक सोच से शुरू किया तो बस काम ही बनकर रह जाएगा और संभव है कि कुछ दिन बाद उससे मन भी आपका ऊब जाए। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी रुचि, अपनी कुशलता, इनको जानना होगा, समझना होगा। उसके बाद उसे व्यवसाय में बदलें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं और शुरुआती तैयारियां भी तो साथ में करनी होगी। जैसे हमें ये देखना होगा कि रुचि क्षेत्र में व्यावसायिक लाभ कितना है। ठीक है भाई, रुचि है और आप कुछ बनाना चाहती हैं, लेकिन इसमें कमर्शियल कुछ फायदा है या नहीं, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। घर वालों से विचार विमर्श भी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस तरह का काम कर रहा हो जिसमें आपकी रुचि हो, उस तरह का काम, और जो आप सोच रही हैं तो उनके अनुभव आप ज़रूर जान लें। फिर इंटरनेट का दौर है देखो आज आकांक्षा, आज आप कहीं भी हो अपने किसी भी शौक को व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। ज़रूरत है बस एक सोच की। बिल्कुल। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया।
दीपा जी भाई, स्वरोजगार की बात हो रही है तो कई सारे काम हैं, हमारे कई ऐसी कहते हैं ना खूबियाँ होती हैं, हॉबियाँ होती हैं, मतलब शौक होते हैं जिनको स्वरोजगार में बदला जा सकता है। अब देखिए जैसे किसी को अगर खाना बनाने में रुचि है, उन्हें अच्छा लगता है कि अपने किचन में तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करें, तो भाई इसको भी बदला जा सकता है बदला जा स्वयं सकता है रोजगार में। क्योंकि आजकल घर से बनाए हुए खाने की बहुत मांग है बाहर, तो इस तरह के काम को भी आप शुरू कर सकती हैं। हमारे श्रोताओं से पूछते हैं कि चूंकि हम आज व्यंजन का भी जिक्र करने वाले हैं, तो कुछ ऐसी झटपट व्यंजन विधि है क्या आपके पास जो खासकर गर्मियों के लिए? अब भाई गर्मियों में ज़्यादा खाने की इच्छा तो होती नहीं, भूख मर सी और जाती बनाने है। को भी ऐसा लगता है ना कि जल्दी से बन जाए, तो हमारी सखियाँ जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि क्या ऐसी विधि है, उनकी कोई खास हाँ, व्यंजन विधि जो वो फट से बना देती हैं जब अचानक कोई आ गया या ऐसा लगा कि बच्चे जिद कर रहे या हैं। गर्मी की जो तपती दोपहरिया है, हुँ, उसमें ठंडक आपको दे। हुँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमें संदेश के द्वारा भेजें, इस तरह की रेसिपीज़ हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जब बात हम ये कर रहे हैं ना स्वरोज़गार यानी जी, कि स्टार्टअप्स की, तो हमारे एक श्रोता लिख भेजते हैं कि ये स्टार्टअप्स एक विज्ञान है, स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, इमेजिनेशन पावर, सोच-समझ के साथ अपने आइडियाज़ को आप बिज़नेस में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्वयं रोजगार है, हुँ, इसकी तैयारी में एक चीज़ ये भी है कि जब भी जिस भी काम की शुरुआत हम करें, तो उसे ब्रांड के नाम की आवश्यकता होती है आगे चलकर। हुँ, और नाम और काम को इंगित करता हुआ एक मतलब एक ऐसा ब्रांड जी। जो समझ में आए, नाम के आधार पर लोगो या लेबल तैयार करें। ये जो लेबल होगा हुँ, या जो लोगो होगा, हुँ, ये वस्तु से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर पौधों का व्यवसाय है, तो पत्तियों और हरे रंग से संबंधित लोगो या लेबल आप चुनें। यानी कि प्रोडक्ट क्या है वो समझ में आना चाहिए लोगों को, जी, आपके प्रोडक्ट के नाम से, उसके ब्रांड से ही फिर वो सोचने लग जाए कि ये किस चीज़ क्या के बारे चीज़ में है? है। हाँ। जी, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉग, इन सब का आप सहारा लें। अपने काम से संबंधित छोटा सा प्रेजेंटेशन बना लें और अपने संबंधियों और रिश्तेदारों में भेजें, ताकि वो भी आपकी मदद कर सकें और वो अलग-अलग ग्रुप्स में वो भी आगे बढ़ा सकें। और सोशल मीडिया की मदद से लोगों से जुड़े, हैशटैग बनाएं, क्योंकि ये बहुत से ग्राहकों तक पहुंचाने में आपको मददगार होता है। मोबाइल या डिजिटल कैमरे से सामान की अच्छी तस्वीरें खींचें। इसके लिए अपने दोस्तों से ये की मदद लें या परिवार में कोई एक्सपर्ट है तो उसकी मदद ले लें। फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया और ब्लॉग पेज पर आप पोस्ट करें, तो देखिए उसकी वजह से भी आपके जो आप बिज़नेस आपने शुरू किया है, हुँ। तो बढ़ने में मदद मिलेगी। और इस बात का ध्यान रखें और रिसर्च करें कि संभावित उपभोक्ता या जो क्लाइंट हैं वो कौन हो सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ ही ज़रूरी है कि प्रोडक्ट सर्विस के बारे में हम उन्हें जानकारी कैसे देंगे। बिल्कुल। और शुरुआत में पैकेजिंग भी साधारण रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी देखिए बहुत पैसा हमें लगाना नहीं है बिज़नेस में। तो इस तरह कर सकते हैं कि पारदर्शी डब्बे ले लिए या प्लेन कागज़, बस इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ़ लोगो लगाना ही काफ़ी होगा। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं, अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वे साथ में थैंक यू कार्ड भी भेजते हैं। आप इसे अभी प्रिंट न करवाते हुए हाथों से भी लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपका व्यवसाय जब शुरुआती दौर रहता है तो छोटा रहता है, तो ये किया जा सकता है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर सामान की असली तस्वीरें साझा करें, जो तस्वीरें एडिट की हुई ना हो। इससे जो आपका सामान है, जो ब्रांड है, उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। बिल्कुल। और गुणवत्ता प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बुनियादी सामग्री अच्छी और ताज़ी हो और साथ ही आपके बजट में हो तो बहुत अच्छा होता है। और क्वालिटी अगर आप मेंटेन मतलब बना के रखते हैं तो लोगों का विश्वास बना रहता है। बिल्कुल। और शुरुआत कहाँ से की जाए, तो भाई आप जिस शहर में हैं, शुरुआत वहीं से करें, कर ले। वहीं सामान बेचें, जिससे आपको ग्राहकों तक पहुंचना आसान होगा। हुँ। और जो कच्चा माल रहता है, वो भी आप अपने ही शहर से पहले लें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और अपने व्यवसाय को रजिस्टर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छी व्यापारी बनना चाहती हैं तो सारे लीगल काम करने होंगे और इसके लिए कानूनी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आकांक्षा, घर पर रहकर व्यवसाय किया जा सकता है, बेहतर योजना, बुनियादी तैयारी के साथ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो एक छोटी-सी बात हमारी एक और सखी ने लिख भेजी कि स्वरोज़गार के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड में विश्वास और सकारात्मक
सकारात्मक सोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और स्वरोजगार तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ कार्यक्रम में अब ये ज़रूरी है कि हम अपने सखियों को, श्रोताओं को एक गीत सुनवा दें। चलिए। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। गुलाबी रंगी शबाब हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। कभी तो हंस के दो बात, काटे कटे न बिरहा की ये रात। आओगे जिस दिन लेके बारात, दे देंगे हाथों में ये हाथ। हो किसी के प्यार को प्यार से सजाओ, जीवन भर का साथ निभाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। दीपा जी भाई, गर्मी के दिन है और हम व्यंजन विधियों की जो हमने बात की थी कि चटपट बनने वाली जो व्यंजन है वो हमारे श्रोता हमें बताएं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई गर्मी के दिनों में इन्होंने सिर्फ लिस्ट दी है। अच्छा। फ्रूट सलाद, साथ में मट्ठा और वेजी सैंडविच। अच्छा। तो ये इनका कहते हैं ना झटपट बनने वाला खास व्यंजन है कि ये भाई हाँ, ये वाली सारी चीजें जल्दी जल्दी बन सकती हैं। फ्रूट सलाद अगर अचानक से कोई आ गया तो अगर फल है घर में तो सब काट के चाट मसाला डाल के मिला लिया, साथ ही साथ मट्ठा और सैंडविच बना लिया। अच्छा, ये तो है। एक हम आपको बताना चाहते हैं मुरादाबादी दाल चाट। क्या बात है, बताइए। दाल अगर आपके किचन में, जैसे आपने एक दिन पहले मान लीजिए धुली हुई दाल, पीली वाली दाल बनाई हुई है और अगर वो बच गई है तो तब भी बना सकते हैं, और अगर नहीं भी तो आप खास तौर पे इस दाल को बना लीजिए। तो धुली मूंग की दाल लेनी है आपको और एक कटा प्याज, 2
बारीक कटी हरी मिर्च ले लीजिए, 1 बारीक कटा टमाटर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, कुछ मठरी या पापड़ी जो है ना कड़क वाली घर में जी। पड़ी हुई होती, स्वाली अगर वो है तो वो रख लीजिए, 1 चम्मच हरे धनिया की चटनी, 1 चम्मच इमली की चटनी और हरा धनिया। तो हरी धनिया की चटनी और इमली की चटनी तो इन गर्मी के दिनों में छुट्टियां हैं तो आप बना के ही रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इसका काम इस्तेमाल होता है। तड़के के लिए 1 चम्मच घी लेना है, 2 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च। इसको बनाना कैसे है, जो भी आपने दाल ली है ना, जितनी भी दाल आपने घर में आपके लिए बना लीजिए या बच गई है, तो उसमें आप क्या कीजिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, जीरा पाउडर, हरे धनिए की और इमली की चटनी डालकर अच्छे से उसको बहुत अच्छे से मिला ले। इसमें अब ऊपर से वो जो मठरी आपने ली है ना, जी। मैदे की या गेहूं की मठरी, उसको हाथ से तोड़ के उसके ऊपर से डाल दीजिए। अब तड़का लगाना है इसमें, ऊपर घी गर्म करके लाल मिर्च का तड़का दें, इसे दाल चाट के ऊपर डाल दीजिए, साथ में ऊपर से हरा धनिया बुरक दीजिए और ये एक चाट बहुत चटपटा सा हाँ। चाट बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और चाट के साथ अगर आइसक्रीम खाई जाए तो सोने पे सुहागा। क्या बात है। तो कैरामेल चॉकलेट आइसक्रीम किस तरह बनाएंगे? आप आइसक्रीम सिखा रही हैं, तो बताइए। सामग्री नोट करें। 300 ग्राम एकदम ठंडे केले, लगभग 3 से 4 केले आएंगे इसमें। 30 ग्राम खजूर, गर्म पानी में बीज निकले हुए खजूर को 10 मिनट आपको भिगो कर रखना है। 25 ग्राम कोको पाउडर, ये आपको बाजार से मिल जाता है, जी। कोका पाउडर। 40 ग्राम पिसे हुए बादाम या अखरोट, साथ ही साथ बारीक कटे हुए सूखे मेवे। अब आप बारीक कटे हुए सूखे मेवे में आप काजू भी काट सकते हैं, बादाम भी ले सकते हैं, जो घर में आपके उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है। जी। किस तरह बनाना है, मिक्सर के जार में केला, खजूर और कोको पाउडर, साथ ही साथ पिसा हुआ बादाम या अखरोट अच्छी तरह चला लें। अच्छा, ये केला एकदम ठंडा केला लेना है, एकदम उसको ठंडा केला फ्रिज में रखना फ्रिज है। में रखना पड़ेगा आपको उसको ठंडा करने के लिए। हालांकि केला ऐसा फल है जिसे फ्रिज में रखा नहीं जाता, लेकिन चूंकि आपको इस आइसक्रीम की तैयारी करनी है तो ज्यादा देर नहीं, 1-1.5 घंटा भी आप रखेंगे तो वो जो केले हैं वो एकदम ठंडे से हो जाएंगे। जी। अब जो आपने मिक्सर में इसे अच्छे से चला लिया तो इससे एक क्रीमी सा एक पेस्ट नुमा आपको ये मिल जाएगा, एक टेक्सचर मिल जाएगा। जी जी। फिर ये जो मिक्सचर है इसको एक बड़े कटोरे में निकाल लें। इसमें मिले जुले सूखे मेवे डाल लें और फिर इस मिश्रण को अच्छी तरह चलाकर रात भर के लिए फ्रिज में रखें। और सर्व करने के पहले, परोसने के पहले कांच के बर्तन में थोड़ा सा मिश्रण निकालें, ऊपर से पिघली हुई चॉकलेट या चॉकलेट सिरप, ये चीजें भी बाजार से आप ला सकते हैं, उसे ऊपर से डाल लें। और फिर आखिर में सजाने के लिए अपने पसंद के हिसाब से आप सूखे मेवे डालें, इसे सजा सकती हैं, या सूखे नारियल का खोपरा किसा हुआ भी डाला जा सकता है। अच्छा, तो ये एक झटपट बनने वाला आइसक्रीम है ना? तो इसके साथ मतलब झटपट बनने वाला, मतलब अब भाई आइसक्रीम जमाने के लिए रात में तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, रात में रख दिया तो दूसरे दिन हमें खाने मिल जाएगा। अब हमारी एक सखी है, उन्होंने लिख के रखा है, उन्होंने बताया है हमें कि दाल ढोकली बनाना अच्छा लगता है उन्हें घर में, तो अरहर की दाल से भी बनती है, मसूर की दाल से भी बनती है, दोनों मिक्स करके भी बनती है। दाल को खुले बर्तन में नमक, हल्दी, तेज पत्ते के साथ पकने के लिए रख दीजिए और पिट्ठी बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा घी का मोयन डाल के, अजवाइन डाल के उसे कड़क गूंथ लें। अब छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर फूल की तरह का आकार भी दे सकें तो आप उसको दाल में डाल दीजिए। तड़का लेना है आपको, कढ़ाई में तेल डालकर मिर्च, जीरा, हरी मिर्च, हींग और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, धनिया, ये सब कुछ डाल के उसको अच्छे से भून लीजिए और दाल पिट्ठी के ऊपर इसे डाल दीजिए। और जब आप परोसें तो देसी घी डालकर या किसी अचार के साथ इसका आनंद उठा सकती हैं। चाहे तो राइस यानी चावल भी अगर घर में बने हुए तो उसके साथ भी इसका आनंद लिया जा सकता है। क्या बात है। तो चटपटा सा ये व्यंजन था जी। अब भाई, ये जो हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सत्तू का नमकीन शरबत, साथ ही साथ आम का शरबत, लस्सी, पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, आम का पन्ना, ये सारी चीजें गर्मी में दिल को ठंडक पहुंचाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दीपा जी, गर्मियों का जो खास व्यंजन होता है, खासकर उत्तर भारत में इसकी काफी मांग होती है, वो है सत्तू। जी। चने का सत्तू हो गया, जौ का सत्तू हो गया, साथ ही साथ मसूर का सत्तू, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, पाचन में हल्का होता है, पौष्टिकता से भरपूर। और इसको नाश्ते के समय अगर आप खा लें तो दोपहर तक छुट्टी हो जाती है खाने की। और चलते चलते
बहुत जल्दी बनने वाली कैंडी यानी टॉफी, कच्चे आम की। तो कच्चा आम लेना है, खास तौर पे जो आम की वैरायटी होती है ना तोतापुरी, वो ले लीजिए 3 कच्चे मीडियम साइज के। इसको अच्छे से आपको मिक्सर में पीस लेना है। अब लेनी है साथ में पिसी हुई मिश्री। मिश्री नहीं है तो आप शक्कर ले लीजिए। तो अगर 250 ग्राम आम लिया है तो 250 ग्राम ही आपको मिश्री लेनी है, यानी बराबर मात्रा में लेनी है। ऊपर से साथ में लेना है आपको काला नमक 1 चम्मच, साथ में 1/4 सादा नमक, 1 चम्मच भुना जीरा लेना है, कुछ पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया और 2 बूंद मीठा यानी खाने वाला हरा रंग, ऑप्शनल है वो जी। अब आप कैसे बनाना है, आम, पुदीना और हरा धनिया ये सब पीस ले मिक्सर में। अब एक चौड़े पैन में इस मिक्सर को डाल दें, मध्यम आंच पे आपको इसको सेकना है। पिसी हुई मिश्री भी अब इसमें डाल देना है। तब तक चलाते रहना है जब तक कि मिक्सचर इतना गाढ़ा हो जाए कि अगर आप थाली में जमा सकें। हाँ, तो अब जब ये जमने जैसी हो जाए तब इसमें आप नमक, जीरा और वो हरा रंग चाहे तो डाल दीजिए। हरे रंग से बहुत खूबसूरती आ जाती है। थाली को तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें, इसे जमा लें और ठंडा होने पर ऊपर से थोड़ी सी पिसी शक्कर और चाट मसाला बुरक दे और अपने मनपसंद आकार में इस कैंडी को काटिए और खाकर बताइएगा फिर हमें। यही संदेश भाई, बड़े तो नहीं, बच्चों को खिलाकर बहुत आनंद आएगा और बच्चों को खाकर भी बहुत आनंद आएगा। पिया की गली लागे भली, बस में नहीं, कहाँ तू चली बिरहा जली, देखे ना कोई सखी जाना कहीं, कहाँ तू चली जी फिलहाल हम रुक नहीं सकते, हमें जाना होगा क्योंकि घड़ी का इशारा कर चुकी है। तो सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।